ये एक ऐसी टेक्निक है, इससे आप कुछ भी पढ़ें आपको फौरन से याद हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका थेरेपिस्ट हाफिज डॉक्टर करमुल्लाह मेमन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये जो हम CDM आपका सब्जेक्ट है, आप इस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ें, इसकी बुक को किस अंदाज से पढ़ें, और जो हम केस स्टडीज आपको बता रहे हैं वो आपको किस तरीके से मददगार साबित होगी आपकी पढ़ाई में। कुछ चीजें आपको किताब के बारे में समझ लेनी चाहिए। जो आपका CDM बुक है, इसका फुल फॉर्म है क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस, CDM एंड DD इसका शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं। ये जो बुक है इसकी कुछ खुसूसियात हैं। एक तो इस किताब वाले ने, जो गुडमैन साहब हैं, उन्होंने आपकी तमाम पिछले नॉलेजेस को, जितने सब्जेक्ट्स जो चीजें आप पढ़ चुके हैं उनको मर्ज किया इसमें। उस हिसाब से मुख्तलिफ चीजें आपके सामने लेके आए हैं ताकि आप उसको अच्छे से अच्छे समझें और पढ़ें और अपनी प्रैक्टिस को लाएं। एक चीज तो आपको ये जहन में रखनी है कि अगर आपके पिछले 4 साल पढ़ाई आपने सही तरीके से पढ़ी है तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है और आपको सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट यही लगेगा। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट आपको बेहतरीन नहीं लगेगा पढ़ने के एतबार से, मजे के एतबार से। दूसरी बात आपको ये चीज ख्याल में रखनी है, ये सब्जेक्ट आपकी फील्ड के सबसे बहुत ज्यादा अहम है। उसकी वजह यह है कि क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग का मतलब ही ये है कि आप क्लिनिकल पे, जो आपके पास पेशेंट आ रहा है क्लिनिक के अंदर, आप उसमें फैसला कर सकें कि मुझे इसको क्या ट्रीटमेंट देनी है और जो ट्रीटमेंट देनी है वो क्यों देनी है, और जो आगे इसका दूसरा है DD डिफरेंशियल डायग्नोसिस, वो आप उसको फाइनल कर सकें कि ये जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि इसको ये मर्ज है, इसकी बुनियादी वजह क्या है, और अगर ये मर्ज है, कोई इसके अलावा कहता है कि इसको ये नहीं कोई और मर्ज है, तो मेरे पास क्या सबूत होगा कि इसको वो मर्ज नहीं है। जैसा कि मैं आपको मुख्तसरन अर्ज कर दूं, एक मरीज आपके पास आता है कंधे का दर्द लेकर कि मुझे कंधे में दर्द है। अगर आप कहते हैं फ्रोजन शोल्डर है, बिलफर्ज, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा कॉमन आते हैं ये चीजें, आपसे कोई कह सकता है कि आपने किस बुनियाद पे इसको कहा कि फ्रोजन शोल्डर है। आप कहेंगे इसकी रेंजेस कंप्लीट नहीं, तो वो फौरन से कह सकता है कि इम्पिंजमेंट सिंड्रोम में भी रेंजेस कंप्लीट नहीं होती, उसमें भी पेन होता है। दूसरी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको पेन होता है, तो आप उसको कहेंगे कि मैंने एप्लेक्स टेस्ट परफॉर्म किया, वो पॉजिटिव आया, फिर मैंने एक्सटर्नल रोटेशन चेक की, वो रिस्ट्रिक्टेड मिली। ये जो एप्लेक्स टेस्ट है पॉजिटिव आना और जो एक्सटर्नल रोटेशन लिमिटेड मिलना, यानी कि कैप्सुलर पैटर्न का इन्वॉल्व होना, ये दोनों बातें इंडिकेट करती हैं कि इसको सिर्फ और सिर्फ फ्रोजन शोल्डर और कुछ भी नहीं है। ये चीजें, इस अंदाज की चीजें आप इसमें पढ़ते हैं कि यही मसला होगा, इसके अलावा और कोई मसला नहीं हो सकता। यानी कि आपकी प्रैक्टिस को 4 चांद लगाने वाली ये किताब है CDM की। एक तो ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए, किताब की अहमियत क्या है, इस सब्जेक्ट की अहमियत क्या है। दूसरी बात जो है वो आपके ये जहन में होनी चाहिए कि किसी भी किताब को या किसी भी चीज को पढ़ने के लिए एक टेक्निक अप्लाई होती है जिसकी वजह से आपको चीज पढ़ना बहुत आसान हो जाती है। वो ये कि सबसे पहले आप जो किताब पढ़ रहे हैं, जैसे आपके CDM है, आप इसके तमाम चैप्टर्स के नाम देख लें कि क्या क्या चैप्टर्स हैं, क्योंकि अभी एग्जाम्स का वक्त है, सब एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए बैठे होंगे। सबसे पहले तो तमाम चैप्टर्स के नाम देख लें। आप जब उस चैप्टर्स के नाम देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस किस मौजू को इस किताब वालों ने लिया है, किस किस मौजू की चीजें इस किताब में मौजूद है, उसका एक खाका आपके जहन में बैठ जाएगा। फिर जिस चैप्टर को आप सबसे पहले पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आप उस चैप्टर के अंदर जो इमेजेस हैं, जो डायग्राम्स हैं, आप पहली नजर में उनको देख लेंगे क्या क्या इमेजेस हैं, क्योंकि एक इमेज ये कहते हैं कि उसमें 1000 अल्फाज होते हैं, वो चीज आपके जहन में बैठ जाती है। उसके बाद फिर जो बॉक्स हैं, टेबलेट्स हैं, आप उनको एक एक नजर देख लें कि किन किन बातों को उन्होंने हाईलाइट किया हुआ, बॉक्स को मुख्तसर अंदाज में समझाने की कोशिश की। ये चीजें आपने देख ली। फिर आपने चैप्टर को पहले पेज से लेकर आखिर पेज से सिर्फ घुमाना है, पढ़ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ नजरों के सामने से घुमाना है। जो जो इन्होंने सब हेडिंग्स दी हुई है, तो चैप्टर की मेन हेडिंग हो गई, फिर अंदर जो जो सब हेडिंग्स आ रही हैं आपको उनको एक एक मरतबा पढ़ लेना है कि इन्होंने सब हेडिंग्स क्या क्या यूज की है, और उसको हल्का सा थोड़ा सा जहन में बिठा लिया। जब ये चीज आपने काम कर ली, ये तमाम चीजें आपके जहन में है, फिर आप उसको पढ़ना शुरू करें चैप्टर को। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप सिर्फ एक मरतबा उस चैप्टर को पढ़ें और आपका 80% वो चैप्टर आपके जहन में जहन नशीन हो चुका होगा कि इस चैप्टर में वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्या क्या चीजें काम की थी, क्या क्या चीजें मेरे एतबार से मेरे लिए फायदेमंद काम की। तो जाहिर सी बात है, सारी चीजें तभी तो ऑथर ने लिखा। ये ऐसी बेहतरीन टेक्निक है, आप किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो चीज पढ़नी है आप उसको पहले इसी अंदाज से देख लें, तमाम चीजों को, जो डायग्राम्स है, चार्ट्स, उनको देख लें, फिर सब हेडिंग्स को देख लें, फिर उसको पढ़ना शुरू कर, आपको जहन में फौरन से बैठ जाएगा। अब आते हैं कि हम केस सीरीज या केस स्टडीज में हमें क्या फायदा हो रहा है।
ये आपके गुडमैन साहब हैं, उन्होंने एक खास अंदाज से किताब को लिखा है ताकि बच्चों का शौक पैदा होता रहे और वो ज़ौक़ और शौक से इस चीज़ को पढ़ें, उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए। इनका लिखने का तरीकाकार क्या है कि शुरू से कोई बात लिखते हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंटरव्यू और स्क्रीनिंग प्रोसेस, उसके बारे में चंद बातें इन्होंने बताई कि इंटरव्यू क्या होता है, स्क्रीनिंग प्रोसेस का क्या फ़ायदा होता है। अब चंद बातें बताकर उसी के मुतालिक, यानी कि जो पीछे बातें गुजरी हैं उसके मुतालिक एक केस दे दिया कि देखो इस तरीके के केस आया था, ये जो एक केस आया था इसमें ये वो तमाम बातें हैं जो मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, ताकि आप उसको क्लिनिकली कोरिलेट कर सकें कि हमारी क्लिनिक पे भी ऐसा कोई मरीज आ जाए तो हमें इन चीजों का इसमें ख्याल रखना होगा। फिर थोड़ा आगे चलेंगे, थोड़ा और कुछ बातें लेके आएंगे, फिर एक और केस लेके आ जाएंगे ताकि वो चीज आपको याद हो जाए। यूं समझिए कि कोई एक चीज आपको पढ़ा है फिर उसको कहानी में बताए वही चीज, फिर एक चीज पढ़ा है फिर वही चीज कहानी के अंदर बताए, तो आपको वो कहानी याद रह जाती है। अगर चाहे वो चीज याद ना, मतलब हाँ ये फला कैरेक्टर था, ये फला कैरेक्टर, इसी अंदाज से वो चीजें आपको याद रह जाती हैं। अब अगर कोई बच्चा सिर्फ केस स्टडीज पढ़े और बुक को ना पढ़े तो उसको पीछे मेन कैरेक्टर जो मेन असल चीज है वो समझ में नहीं होगी। केस अगर चाहे कहानी उसके जहन में भी हो, अहमियत तो पता चल जाएगी कि इस चीज की क्या अहमियत होती है, लेकिन उस अहमियत को किताब वाला किस अंदाज से लिखता है वो चीज उसके जहन में नहीं होगी। तो इस वजह से मैं हमेशा बच्चों को यही रिकमेंड करता हूँ, आप पहले पिछला पढ़ें फिर केस स्टडीज को पढ़ें फिर केस स्टडीज को पढ़ें, जिस अंदाज से किताब वाले ने लिखा उसी अंदाज से पढ़ें, उसी में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट ने मुझसे ये भी कहा कि सर हमारे जो क्वेश्चंस हैं एंड में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो चीज़ आप हमें समझाएं। तो मैं फिलहाल केस स्टडीज बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके कोर्स में ज़्यादातर एक्सप्लेन नहीं की जाती, इस वजह से मैं आपको पहले ये गाइड कंप्लीट करवाना चाह रहा हूँ। जो चीज़ें रह जाती हैं अभी कोर्स में पहले आप उन चीज़ों को कवर करें, और प्रैक्टिस क्वेश्चन जब आप इस चीज़ को उस अंदाज से फॉलो करते हुए आएंगे, यानी कि आपने पूरे चैप्टर को पढ़ा, केस स्टडीज को सॉल्व कर लिया आपने, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आती तो कोई परेशानी की बात नहीं, मैं जो सीरीज बना रहा हूँ अगर मुझे आप स्टूडेंट्स का इसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको अलग से एक्सप्लेन कर दिया जाए, और अगर उस पर भी मुझे मजीद पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला तो जो तमाम चैप्टर्स हैं उनके जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे मैं अपलोड कर दूंगा ताकि तमाम स्टूडेंट्स को फायदा हो जाए। एक और बात मैं आपको लाजमी समझाना चाहूंगा कि ये केस स्टडीज हैं, ठीक है, और खुसूसी तौर पर जो इसके केस के एंड में उन्होंने कमेंट्स दी हैं या जब मैं केस सीरीज एक्सप्लेन कराता हूँ जो एंड में मैं अपनी गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो उसको दो चीजों आप बहुत ज्यादा ध्यान में रखा करें। ये जो केस है दर हकीकत में ये किसी का तजुर्बा है, ठीक है, और जो चीजें तजुर्बे से हासिल होती हैं वो चीजें कभी भी तालीम से हासिल उस अंदाज से नहीं हो सकती जो चीजें तजुर्बे से जितने अच्छे तरीके से हासिल होती हैं। तो मेरा बच्चा, जो चीजें आपको तजुर्बे में मिल रही है आप उसको लाजमी लें, जिससे कि किसी अच्छे साहब ने मुझे इतने अच्छे तरीके से बात समझाई कि एक बंदा आपसे कह रहा है कि भाई मैं रास्ते पे मोबाइल चला रहा था, मेरी जो पिलर लगा पोल लगा हुआ उससे टक्कर हुई और फिर मैं गिर गया और मेरा मोबाइल नुकसान हो गया, मेरे सर में चोट लगी वगैरह वगैरह। तुम रास्ते पे मोबाइल कभी भी नहीं चलाना, तुम्हें नुकसान हो सकता है। अगर मैं ये सोचूं कि यार उनकी भी पोल से टक्कर हुई थी, मेरे भी पोल से ही टक्कर होगी, वह भी बच गया मैं भी बच जाऊंगा, तो ये जरूरी नहीं है कि मेरी भी पोल से ही टक्कर हो। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी तो पोल से टक्कर हुई और मेरी ट्रक से टक्कर हो जाए और मेरी कहानी खत्म हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हमेशा बार बार आपको समझाता हूँ कि तजुर्बा होता है बहुत अहम चीज होती है। जब भी कोई उस्ताद आपको अपने तजुर्बे की बात बताए कि हमने इस अंदाज से ये चीज देखी थी और किताब वाला इस बात को इस अंदाज से लिखता है या इस चीज में ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा है और हमने अपने तजुर्बे में इस चीज को इस अंदाज से महसूस किया है, तो बहुत ज्यादा काबिल बात होती है। अगर खुसूसी तौर पर वो ये बता रहा है कि मुझे इस चीज में नुकसान हुआ है, तो वो तो आपको लाजमी अपने पल्लू से बांध लेनी चाहिए ताकि आप वो नुकसान ना उठाएं। तो केस स्टडीज में भी आप जब केस को सुनेंगे तो आप देखेंगे कि मैं जब उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर मेरी जाती जिंदगी में या मेरे सीनियर की किसी जिंदगी या मेरे इल्म में कोई ऐसा केस होगा जो उससे रिलेट करता होगा, तो मैं आपको लाजमी उसका हवाला दूंगा कि देखो हमने भी ये चीज इस अंदाज से महसूस की थी। अब जब आपकी फील्ड में जो आप काम करें तो आपको इन चीजों का ख्याल रखना है। एक और बात मैं आपको वाजे कर दूं कि जो केस होंगे वो जो स्लाइड में चल रही होगी, जो बातें स्लाइड में जो बातें लिखी हुई होंगी, यानी कि टेक्सचुअल जो फॉर्म आ रहा होगा वो एज इट इज आपका केस होगा, और जो मैं वर्बली एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं उसका तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। कुछ बातें तो मैं आपको बता रहा हूँ उससे रिलेटेड, लेकिन एज इट इज तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ
तो आप उससे ये थोड़ा अपने आप को परेशान नहीं कीजिएगा कि लिखा हुआ कुछ और था, सर कुछ और बता रहे थे। उस बताने में लफ्ज आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ बात आगे पीछे हो सकती है, लेकिन उसी का मफहूम, उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर मुझे तर्जुमा ही करना हो तो आप खुद भी कर सकते हैं, किसी भी ट्रांसलेटर के थ्रू से कर सकते हैं। हम उसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो ये चीज भी आपके जहन में होनी चाहिए। जो लिखा हुआ होगा हो सकता है वो जो मैं बात कर रहा हूँ वो आगे पीछे हो। अब सवाल ये कि मैं वो चीज लिख क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे तालिब इल्म में पूरा भरोसा है कि वो किताब खोल के नहीं देखते, तो उन्हीं की वजह से मैं लिख भी रहा हूँ। अगर वो पढ़ने की कोशिश करें तो उनके सामने लिखा हुए फॉर्म में भी आ जाए, अगर वो किताब ना भी खोलें तो उनके सामने लिखा हुआ भी आ जाए और जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो भी उनकी समझ में आ जाए। यहाँ तक हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अब इंशाल्लाह अगली जो वीडियोस होंगी वो केसेस के ऊपर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।